गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो दोस्तों जितने भी लोग यूपीएससी या यूपीपीसीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनकी रुचि बहुत ज़्यादा और पॉलिटिक्स में होती है, राजनीति में होती है। तो ऐसे में बताना चाहता हूँ, एक जन हैं जो चैनल के माध्यम से ही दोस्ती हुई है, या फिर कहें एक अच्छे शिष्य हैं। जिस तरह से उनके कमेंट होते हैं, जिस तरह से वो लिख कर भेजते रहते हैं ऐसे वगैरह, कई तथ्यों पर वो विश्लेषण करके भी भेजते रहते हैं। तो उनका कुछ मैसेज भी आया था। तो मुझे कहीं न कहीं लगता है ये जो पूरा प्रकरण है, जिस तरह से बीजेपी, जिस तरह से एनडीए ने इतनी बड़ी बढ़त बनाई और तेजस्वी यादव जैसे 31 साल के युवा को हार का सामना करना पड़ा। मैं इसे हार नहीं मानता। एक अकेला लड़का इतने बड़े बड़े दिग्गज महारथी नेताओं से अकेला लड़ता रहा। आपने ही देखा होगा कि भले कांग्रेस का समर्थन रहा हो, अलायंस रहा हो, पर कांग्रेस या अन्य राजनीतिक दलों के जो नेता थे और दूर दूर तक कहीं नहीं दिख रहे थे, तेजस्वी यादव ही मात्र दिख रहे थे। तो जो भी उनके समर्थक हैं, परेशान ना हों। मैं इतना दावे के साथ कहना चाहता हूँ आप लोगों से, आने वाले भविष्य का, बिहार का जो तेजस्वी जी हैं, वहाँ के सीएम निश्चित ही बनेंगे। ठीक है। तो आपके पास जो भी यदि कुछ अलग से आंकड़े हों कि आखिर क्या वजह थी हारने का, ठीक है, ऐसे तमाम तरह के देख रहे होंगे, मीडिया में बताया जा रहा है कि तेजस्वी के हारने का जो सबसे बड़ा कारण था, ये था, वो था। पर जो लोग स्पेशली जो वहाँ पे हैं, जो लोग बिहार में रह रहे हैं, वो अगर बताएंगे तो ज़्यादा सही बताएंगे कि तेजस्वी के हारने का मूल कारण क्या था। कितना बड़ा जन समर्थन होने के बाद भी, जन सैलाब होने के बाद भी तेजस्वी क्यों हारे, और आने वाला जो समय होगा, चुनाव होगा, इसके बाद का क्या गलतियां ना करें कि उन्हें हारना ना पड़े। तो चलते हैं, बाद हम बात करते हैं दोस्तों कानून के शासन का खुला उपहास। हम बात कर रहे हैं कि ऐसे तमाम तरह की बातें होती हैं जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिशा निर्देश दिया जाता है, पर उस पर किसी प्रकार का अमल नहीं किया जाता है। मतलब गरीबों के लिए, जहाँ पे राजनीतिक सत्ता के जो नेता हैं, यदि उनको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है व्यक्तिगत स्तर पर, तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा देंगे, फलाने का दरवाज़ा खटखटा देंगे। पर गरीब मजदूर किसान किस प्रकार से वर्षों से प्रताड़ित होता चला जा रहा है, उसका शोषण हो रहा है, उसका उत्पीड़न हो रहा है, पर ये चीज़ न सुप्रीम कोर्ट को दिखती है, न किसी राजनीतिक दल को दिखती है, न किसी सामाजिक संगठन को दिखती है। जब तक इनको व्यक्तिगत नुकसान नहीं होगा, तब तक ये दरवाज़ा नहीं खटखटाएंगे। तो इसी बात पे हम बात कर रहे हैं। चलते हैं आगे। लिखा है, दिल्ली एनसीआर की नाक में दम करने और भीषण दंगों का कारण बनने वाले शाहीन बाग धरने पर सुप्रीम कोर्ट ने बीते 7 अक्टूबर को यह फैसला दिया था कि विरोध प्रदर्शन के नाम पर सड़कों या फिर अन्य सार्वजनिक स्थलों पर कब्जा स्वीकार नहीं है। तो देखिए, पिछले 3-4 महीने से आज जब सीए का विरोध चल रहा था, एनसीआर का विरोध चल रहा था, ठीक है, तो उसमें तमाम तरह की बातें हुई। कुछ स्पेशल समुदाय के लोग सड़कों पर 4-5 महीने तक जाम लगाए बैठे थे। उसके बाद वहाँ से धीरे धीरे कंस्पिरेसी क्रिएट की गई, दंगा किया गया। उसके बाद सैकड़ों लोग बेघर हुए, किसी के घर को जला दिया गया, किसी के दुकान जला दिए गए, किसी को जान से मार दिया गया। ये स्थिति पैदा हुई इन्हीं चीज़ों की वजह से। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देखिए, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच की आज़ादी है, पर वो चीज़ नहीं है कि आप अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे दूसरों को विघ्न डलवा दें, दूसरे के जो है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को, फ्रीडम ऑफ लाइफ को आप वो करें, काट दें। जैसे आपको, यदि आप देखिए, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच यदि है, तो इसका मतलब नहीं है कोई सड़क से जा रहा है, कोई महिला है, कोई पुरुष है, तो उसको आप गाली देंगे। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं कहता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच वो कहता है कि जो नैतिक हो, जो समाज के
पक्षों के मूल्यों के लिए सही हो, उस चीज़ की आपको फ्रीडम देता है, आज़ादी देता है। ये नहीं आप किसी को कुछ भी करें, आप फ्रीडम है तो आप कहीं रेलवे ट्रैक को बंधक बना लें, किसी सार्वजनिक मार्ग पे आप वहाँ पे बैठकर यातायात को ठप कर दें। ये आज़ादी आपको नहीं दी गई, इस बात को आप मान लीजिए। क्योंकि आपके इन्हीं सब कारणों की वजह से कितना नुकसान अन्य लोगों को होता है आपको पता है। जो लोग उस मार्ग से गुजर रहे हैं डेली, जो ड्यूटी जा रहे हैं, कोई हॉस्पिटल जा रहा है, कोई महिला जो है कि उसकी डिलीवरी होने वाली है, कोई एक्सीडेंशियल केस है, तो ऐसे चीज़ों के लिए आप लोग क्यों नहीं सोचते। आप अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, पर एक ऐसा स्थान का आप चुनाव करें जहाँ से किसी अन्य व्यक्ति को कोई दिक्कत ना हो, वो भी अपना समर्थन करे कि नहीं सही है। अब आप सोच रहे हैं आवाज़नी ठप करके यदि हम विरोध प्रदर्शन करेंगे तो इससे सरकार का ध्यान हमारी तरफ आएगा, तो ये गलत है। क्योंकि इस वजह से सरकार का कुछ नहीं बिगड़ेगा, न बड़े बड़े नेताओं का कुछ बिगड़ेगा, पर आम जनजीवन जो चल रहा है वो ठप हो जाता है। इस फैसले का पंजाब के उन किसान संगठनों पर रत्ती भर भी असर नहीं पड़ा जो कृषि कानून के खिलाफ रेल रोको आंदोलन के तहत रेल पटरियों पर बैठे थे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मित्रों कि ये जो किसान रेल पटरियों पर बैठे हैं, ये किसान नहीं हैं, ये राजनीतिक दल के कुछ लोग हैं जिन्हें कुछ पैसों के बल पे उन्हें बुलाया गया है। और कुछ लोग, आप बता दें जितने लोग आंदोलन में थे, यदि आप उनसे जब पूछेंगे कि भैया आप क्यों विरोध प्रदर्शन करें, तो वो कहेंगे भैया फलाने कहे थे चलना है तो हम चले आए हैं। वो इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, जो रिप्रेजेंटेटर होता है, जो वहाँ का क्षेत्रीय नेता होता है, उसकी बातों में आ जाते हैं। मैं देख रहा था जब CANRC का लोग विरोध कर रहे थे, सड़कों पर उतर के विरोध प्रदर्शन तीव्र स्वरूप में कर रहे थे, तो कई रिपोर्टर जब वहाँ पहुँचे बोले कि भैया आप बताइए क्या है CAA। तो उनका मतलब जो बयान था बेतुका हास्यास्पद, आप लोट पोट जाते हैं। उनका कहना कुछ लोग ये कह रहे थे अरे भैया मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, पूरे पाकिस्तान के मुसलमानों को यहाँ लाया जाएगा, मतलब बेतुका बयान। तो मैं कहना चाहता हूँ जो जनप्रतिनिधि हो, क्षेत्रीय हो चाहे राष्ट्रीय हो, उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों को गुमराह करने के बजाय सही जानकारी दें, जिससे वो भी जानकार बने और अन्य को भी जानकार बनाएं। अन्यथा दोस्तों जब मिसकम्युनिकेशन क्रिएट होता है ना, तो ऐसे ही होता है, मतलब कोई नहीं निकलेगा, बस ऐसे ही होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर गौर करने के बजाय आंदोलनरत किसानों ने रेल रोको आंदोलन जारी रखने का फैसला किया, और फिर भी पंजाब सरकार ने रेल ट्रैक खाली कराने के लिए कोई जहमत नहीं उठाई। यात्री ट्रेनों और मालगाड़ियों का आवागमन ठप होने के कारण पंजाब में कोयले, उर्वरक आदि की आपूर्ति बाधित हो रही थी। फिर उद्योगों के सामने मुश्किलें पेश आ रही थीं। फिर भी मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह किसानों के बीच जाकर यह कहने में लगे थे कि वह उनके साथ। अब सोचिए, एक राष्ट्रीय राजनेता अपनी राजनीतिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए वो भी उन मतलब अराजक तत्वों का समर्थन कर रहा है कि उसे ये बात पता है कि ये सही नहीं है, पर उसे ये बात पता है कि जो करंट में जो रूलिंग सरकार है उसका पूरी तरह से मुझे किस प्रकार से फ़ायदा होने वाला है, मेरी राजनीतिक पार्टी को किस प्रकार से फ़ायदा होने वाला, इस उद्देश्य से उसने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा। तो आज हमारे देश में जो नेता लोग हैं ना, वो ऐसे ही उकसाते रहते हैं। वो तो ईश्वर से कामना करते हैं कि किसी चौराहे पे, किसी रोड पे ऐसे ही कुछ लोग रोड बाधित कर दें, उसके बाद हम वहाँ पे जाएं, जन समुदाय करें, लोगों को और आक्रोशित करें, भड़काएं। ये हो रहा है हमारे देश में। यदि कोई विकास की बात करता है ना, तो विकास 100 साल में नहीं होता है। विकास का भी एक स्पेसिफिक टाइम निर्धारित होता है कि इस टाइम के नियर अबाउट आप कर सकते हैं, पर वो करना ही नहीं चाहते हैं। विकास कर देंगे तो फिर किस आधार पर वोट मांगेंगे। उन्होंने धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने के भी आदेश दिए। निसंदेह वह यह नहीं कह रहे थे कि किसान रेल पटरियों पर काबिज रहें, लेकिन उनका समर्थन करने का कोई अवसर भी नहीं छोड़ रहे थे। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, देखिए, चूँकि वो इतने बड़े राष्ट्रीय नेता हैं, यदि वो सही बात सही तरह से किसानों के पास पहुंचाते हैं तो किसान उनकी बातें मानता। पर जब
वहाँ का नेता ही लोगों को भड़का रहा है और उसका उद्देश्य ही पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट को घेरने का है, उसके बाद आने वाले समय में अपनी सरकार बनाने का। तो आप क्या करेंगे? नतीजा यह हुआ कि कोयले की किल्लत से बिजली संयंत्र बंद होने की नौबत आ गई और उद्योगों को कच्चा माल मिलना बंद हो गया। इसके बाद अमरिंदर ने किसानों से रेल ट्रैक खाली कराने की अपील की और रेलवे से केवल मालगाड़ियों चलाने का आग्रह किया। रेलवे ने कहा कि केवल मालगाड़ियाँ क्यों? तो अमरिंदर सिंह का जवाब आया कि वह यात्री ट्रेनों की सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकते। रेलवे का कहना है कि चलेंगी तो मालगाड़ियाँ और यात्री ट्रेनें भी, क्योंकि कोई राज्य यह तय नहीं कर सकता कि कौन सी ट्रेन चले और कौन नहीं। सही है, देखिए सेंट्रल का विषय है, राज्य सरकार इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करता है तो ये मंजूर नहीं होगा। ये पूरी तरह से कानून के विपरीत होगा। कहीं न कहीं राज्य सरकार इसका अतिक्रमण करने लगेगी। अब यह मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। पता नहीं वह क्या होता है, लेकिन यह साफ है कि किसी को इसकी परवाह नहीं कि चंद दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि विरोध के नाम पर सार्वजनिक स्थलों पर कब्जा नहीं किया जा सकता। एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक बताए जाने वाले फैसले का मूल्य महत्व नहीं है। उसके बाद यहाँ पे पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर जाने और वहाँ से आने वाले हज़ारों आम भारतीय परेशान हैं, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं। अब देख सकते हैं कि जब किसी भी आंदोलन के माध्यम से किसी भी सार्वजनिक मार्ग को अवरुद्ध किया जाता है तो उसके बाद जो सबसे ज़्यादा समस्या होती है वो किसको होती है? जो लोग यातायात करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। अब कितना ज़रूरी है सही समय पे यदि वो ना पहुँचे, कभी कभार जो है कि रोगी की मौत हो जाती है, कोई महिला बीमार है परेशान है, कोई पुरुष बीमार है परेशान, कोई बच्चा बीमार है, तो इन्हें उससे कोई मतलब नहीं है। इन्हें बस अपना चाहिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। भले उससे कोई 1000 लोग मर जाएं, करोड़ों का नुकसान हो। आपको पता है जो गुड्स एंड सर्विसेज होता है उसके माध्यम से कंपनी में इतने बजे इतने डेट को सामान पहुंचना है। जब आप रोड अवरुद्ध कर देंगे तो 10-10 दिन 20-20 दिन ऐसे ही गाड़ियां रोड पे खड़ी हो जाती, तो किसका नुकसान हो रहा है? ये देश के विकास में आप लोग कहीं ना कहीं बाधा बना रहे हैं। इस चीज़ को आप मानिए। जिन्हें परवाह करनी चाहिए वे दिल्ली आकर पंजाब में ट्रेनें चलाने की मांग तो कर रहे हैं, लेकिन यह नहीं कह पा रहे हैं कि रेल पटरियों पर कब्जा करना गैर कानूनी और एक तरह से लोगों को बंधक बनाना है। अब सोचिए, अपनी ही संपत्ति जो हमारे और आपके ज़रूरत के लिए, सहूलियत के लिए लगाई गई है, यदि उसका ही कुछ लोग अतिक्रमण करें, मतलब मुट्ठी भर लोग किस प्रकार से एक बड़ी एक विस्तृत समस्या को जन्म दे रहे हैं। उसके बाद वहाँ से चैन बनते चला जा रहा है धीरे धीरे, और ये अर्थव्यवस्था को कहीं न कहीं चोटिल कर रहा है। इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। शाहीन बाग में केवल एक सड़क आंदोलनकारियों के कब्जे में थी, पंजाब में अनगिनत रेल ट्रैक कब्जे में हैं। शाहीन बाग की सड़क पर करीब 3 महीने तक कब्जा रहा। पंजाब के रेल ट्रैक लगभग 1 माह से किसान के कब्जे में है। सोचिए, रेल ट्रैक 1 माह से हैं। इसमें आपको बता दें सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है, जो वहाँ की रूलिंग पार्टी है, वो स्टेट में जो वहाँ का सीएम है, कम से कम उसे ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए और सख्ती से ऐसे अराजक तत्वों को वहाँ से हटाना चाहिए। उसे बताना चाहिए कि यदि आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो हिंसक प्रदर्शन न करें, कि आप में और नक्सलवादियों में फिर फर्क क्या रह जाएगा। ऐसा काम तो नक्सलवादी भी नहीं करते हैं। तो कम से कम आप लोग समझिए कि आप देश के एक अच्छे सिटीज़न हैं, न कि टेररिस्ट हैं, माओइस्ट हैं। समझिए, साथ पंजाब के किसान संगठनों के साथ साथ राजस्थान के गुर्जर संगठनों को भी यह पता है कि सुप्रीम कोर्ट के उक्त फैसले की कोई अहमियत नहीं, क्योंकि बीते हफ्ते उन्होंने आरक्षण की मांग को लेकर मुंबई दिल्ली रेल मार्ग पर कब्जा जमा लिया। करीब 10 दिन हो चुके हैं वे रेल पटरियों पर काबिज हैं। इसके चलते कई ट्रेनों का रूट बदला गया है और कुछ को रद्द किया गया है। हज़ारों आम भारतीय परेशान हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का वह ऐतिहासिक फैसला उनकी कोई सहायता नहीं कर पा रहा है। एक तरह से सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला रेल पटरियों तले कुचला जा रहा है और कोई कुछ नहीं कर पा रहा। स्वयं न्यायपालिका भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट केवल फैसले ही नहीं देता, वह कभी कभी कड़ी फटकार भी लगाता है। कई बार इस फटकार की चपेट में सरकारें भी आ जाती। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले ही
एक गाइडलाइंस निकाला था, दिशा निर्देश निकाला था। यही जब आपका लोकसभा का चुनाव हो रहा था कि जो भी दागी बागी टाइप के दिग्गज नेता हैं, उन्हें राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों को टिकट न दें, अन्यथा कार्रवाई होगी। किसने माना? आपको बता दें, जितने भी एमपी राजनीतिक पार्टियों ने उतारा था वो बाहुबली थे। तमाम तरह के केस, एफआईआर वगैरह उनके ऊपर चार्जशीट पहले से ही दायर थी। तो कौन सुनता है? सुप्रीम कोर्ट की बातें कौन सुनता है? सुप्रीम कोर्ट तो चिल्लाते चिल्लाते थक जाता है, पर कौन सुनता है? तो हमारे देश में जो दोस्तों एक रिकन्सिलेशन शब्द है जिसे सामंजस्य कहा जाता है, जब तक सरकार और ये जो कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इनका समन्वय नहीं होगा, सामंजस्य नहीं बनेगा, तब तक सारी चीज़ें इसी अनियंत्रित रूप से चलती रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट सोचता है कि मैं व्यवस्थित समाज का निर्माण करूं, एक निर्देश दूं सरकारों को, पर सरकार सोचता है कि हमें किसी प्रकार का कोई निर्देश न दें, जो हमारे मन में आएगा वो हम करेंगे। और यही स्थिति है कि दोस्तों चीज़ें बिगड़ती चली जा रही हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कानून और संविधान से भरोसा उठ रहा है, क्योंकि कुछ लोग ये समझ चुके हैं कि ये जो कानून है, जो संविधान है, ये कुछ चुनिंदा लोगों के लिए है। जब उनको आवश्यकता होती है तो संविधान, कानून जैसे चीज़ों को अमल में ले लेते हैं और दुहाई देने लगते हैं, और जब इनका अतिक्रमण करना होगा तो इन्हीं को उपेक्षा का शिकार बता देंगे। सबसे ज़्यादा यदि इस कानून, इस संविधान से कोई पीड़ित है तो गरीब तबका है, किसान है। बार बार उनके साथ उपहास मजाक किया जाता है, आश्वासन दिया जाता है कि आय दुगनी कर देंगे, ये दुगना कर देंगे, पर आज भी स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है। किस प्रकार से अन्य राज्यों में किसान की दयनीय स्थिति बनती चली जा रही। कुछ लोग फंदे से लटक कर जान दे रहे हैं, कुछ लोग कर्ज में आकर अपने ज़मीन को, जो अपने माँ के स्वरूप मानते हैं, उसे अन्य लोगों को बेच दे रहे हैं। ये स्थिति इसलिए पैदा हो रही क्योंकि हमारा और हमारी सरकार का जो ध्यान है वो पूरी तरह से उन बड़े बड़े बिजनेसमैन के ऊपर है, जिनसे हमें कुछ रेवेन्यू मिल रहा है, जिनसे हमें कुछ राशि मिल रही है, डोनेशन मिल रहा है, पर उस किसान से कुछ नहीं मिला है। इसलिए किसान को हम ऐसे ही छोड़ दिए हैं। इसी 29 अक्टूबर को बंगाल सरकार उसकी फटकार की चपेट में आई। वो इसलिए आई क्योंकि कोलकाता पुलिस ने फेसबुक पर ममता सरकार की आलोचना करने वाली दिल्ली की एक महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे थाने में हाजिर होने का हुक्म दिया था। महिला ने कोलकाता हाई कोर्ट की शरण ली, उसे राहत नहीं मिली तो वह सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को फटकारते हुए कहा, यदि राज्यों की पुलिस इस तरह आम लोगों को समन जारी करने लगेगी तो एक खतरनाक ट्रेंड बन जाएगा। उसने यह भी कहा कि लाइन मत क्रॉस कीजिए। सही कहा जा रहा है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि यू हैव राइट टू स्पीच, और एक तरफ कर रहे हैं यू डोंट हैव राइट टू स्पीच टू से समथिंग अबाउट इंडियन लीडर। अब सोचिए, यदि आपने हमारे देशवासियों के साथ या अपने राज्यों के लोगों के साथ किसी प्रकार का मैनिफेस्टो जारी किया, और वहाँ की जनता से कहा हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और कोई जानकार पढ़ा लिखा शख्स यदि आपकी चीज़ों पर एलिगेशन लगाता है, विश्लेषण करके सारी चीज़ों का सच्चाई बता देता, तो आप उसे जेल भेज देंगी, समन जारी कर देंगी। ये कहीं न कहीं आप अपने अनुसार कानून बना रही हैं और उसका दुरुपयोग कर रही हैं। इस बात को आप मानिए। यहाँ सभी को बोलने की आज़ादी और संविधान ने इसी कारण सुप्रीम कोर्ट बनाया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य आम नागरिकों को प्रताड़ित न करे। उसने कोलकाता पुलिस को निर्देश दिया कि यदि उसे वक्त महिला से पूछताछ करनी हो तो दिल्ली आकर करे। पता नहीं इस फटकार का बंगाल सरकार पर क्या असर हुआ होगा, लेकिन यह पक्के तौर पर कहा जा सकता है कि अन्य सरकारों और खासकर महाराष्ट्र सरकार पर इसका तनिक भी असर नहीं पड़ा। इसका उदाहरण है नागपुर का समित ठक्कर। समित को 24 अक्टूबर को नागपुर पुलिस ने इस आरोप में गिरफ्तार किया कि उन्होंने एक ट्वीट में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बेटे आदित्य ठाकरे को बेबी पेंगुइन कहा। मतलब बेबी पेंगुइन कहने के बाद स्थिति इतनी असामान्य हो जाती है कि किसी को भी आप जेल में डाल देंगे, उसके जीवन का कोई महत्व नहीं है। उस शख्स के पीछे कितने परिवार के लोग हैं, अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, कितने लोग उनसे जुड़े हुए हैं, उन पर निर्भर हैं, आपको कोई मतलब नहीं है। उनके जीवन का उद्देश्य क्या है? बस आप अपने जीवन का उद्देश्य रखिए, लोगों का क्या है। 2 नवंबर को उन्हें जमानत मिली तो मुंबई के एक थाने की पुलिस ने फिर से गिरफ्तार कर लिया। 9 नवंबर को
समित को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के आदेश हुए तो मुंबई के एक अन्य थाने की पुलिस ने उन्हें तीसरी बार गिरफ्तार कर लिया। चूंकि इस कथित आपत्तिजनक ट्वीट के खिलाफ शिव सैनिकों ने कई एफआईआर दर्ज कराई, इसलिए महाराष्ट्र के अलग अलग थानों की पुलिस समित की गिरफ्तारी का सिलसिला जब तक चाहे तब तक कायम रख सकती है, और यह तय मानिए कि इस खुली अंधेर गर्दी पर कोई कुछ नहीं कर सकता। सोचिए, एक केस की वजह से एक ही व्यक्ति को 3-3 4-4 बार जेल हो रहा है, और ये कहीं भी संविधान या कानून में लिखा नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये कुछ चुनिंदा जो नेता लोग हैं, रखेल बना के रख लिए हैं इस कानून को, इस संविधान को। आप हम जागें। मैं बहुत ही समर्थन करता हूँ उन युवाओं का, उन पढ़े लिखे लोगों का, जो लोग सख्ती के साथ अपनी बात रखते हैं और ये मानते हैं कि जो कानून है, जो संविधान है, ये एक किताब है जो कैसे लोगों के ऊपर शासन किया जाए, कैसे लोगों को नकेल कसा जाए। जैसे होता है ना कि जब किसान हरवाई करता है अपने खेत में, तो सबसे पहले क्या करता है, जो बैल होते हैं, बैल की नाक में एक नकेल कसता है, सुज्जा से, कील से गरमा के डाल के रस्सी बांध देता है। जब जैसे इधर उधर वो भागता है, उसको खींच देता है। वही चीज़ें हैं। और किसान अपने हाथ में कमान लिए रहता है। दोस्तों, मुझे कभी कभार महसूस होता है संविधान का उद्देश्य ये तो नहीं था, पर अब उद्देश्य पूरी तरह से उसी प्रकार हो गया है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।